बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं फिज़िक्स का सेशन एमके प्रिपरेशन पे स्टार्ट हो चुका हुआ। उस सीरीज़ के ये आज चौथा लेक्चर है, जिसमें हम दूसरा सेक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके पहले लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इस सेक्शन में हम मैटर से रिलेटेड जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे एसोसिएटेड तमाम टर्मिनोलॉजीज़ और उससे रिलेटेड लॉज और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम सॉलिड और लिक्विड का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में देखेंगे, और फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के अंदर उसके स्ट्रेसेस और स्ट्रेन, उसके मॉडुलस, हुक्स लॉज, इलास्टिक कांस्टेंट, ये सारे देखेंगे। और उसके बाद मटेरियल की इलास्टिक लिमिट क्या होती है, एनर्जी बैंड थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे, और उसकी बेस पर इंसुलेटेड कंडक्टर और जो सेमीकंडक्टर्स हैं, उसके बाद सुपर कंडक्टर्स, इनको डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो किस तरह से होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसका ओरिजिन, उसकी बेस पे उसकी टाइप्स और हिस्टैरिसीस लूप, और लास्ट में हम जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे यूनिट सेल है, लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है, और उसके बाद 7 क्रिस्टल सिस्टम, मिलर इंडिसेस, पैकिंग फ्रैक्शन, ये सारी चीजें जो है डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लिक्विड और सॉलिड के इंट्रोडक्शन से। लिक्विड और सॉलिड में डिफरेंस उनकी शेप और वॉल्यूम का है। जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है, बट उनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो कंपैरेटिवली वीक होती हैं सॉलिड की निस्बत, और ये स्लाइटली कंप्रेसिबल भी होते हैं। बट अगर सॉलिड्स की बात करें तो इनकी शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं, फिक्स होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी ज़्यादा होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा होती है, और इनकी जो डेंसिटी है मटेरियल की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लोजली पैक होते हैं, दरमियान में जो स्पेसेस है वो बहुत कम होती हैं। अगर सॉलिड्स को 4 कैटेगरीज में जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उनमें सबसे पहले हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर या जो पूरा क्रिस्टल है, पूरा एटम जो मॉलिक्यूल है, वो टोटली अलाइंड है, एक स्पेसिफिक पैटर्न के मुताबिक जो अलाइंड और डिजाइंड है। बट जो अमॉर्फियस सॉलिड होता है उसमें जो डिसऑर्डर्ड होते हैं, डिसऑर्डर फ्रोजन स्ट्रक्चर्स होते हैं, या बड़ी शॉर्ट रेंज की जो ऑर्डरनेस पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये 2 एटम अगर अलाइंड है तो आगे फिर जो इनकी अलाइनमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। ये छोटे से स्ट्रक्चर जो है ये अलाइंड है, ये स्ट्रक्चर, मतलब छोटे छोटे पैचेस में ये फ्रोजन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया हो, और उसको हम अमॉर्फियस सॉलिड कहते हैं। उसके बाद पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स एटम है वो लंबी लंबी चेन्स बनाकर मटेरियल को डिजाइन करते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्रिस्टल लैटिसेस है। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर यूनिट सेल जो वो रिपीट करके, इन्फिनिटली रिपीट करके 3D स्ट्रक्चर जो है वो बनाए गए होते हैं। इनको क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम मूव करें तो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का पता होना चाहिए। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस एक फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी शेप, वॉल्यूम या लेंथ के अंदर चेंज लेके आए, उसको स्ट्रेस कहते हैं। अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, उसकी शेप या उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इसको इससे डिनोट किया जाता है, और इसको फोर्स पर यूनिट एरिया भी कहा जाता है कि एक स्पेसिफिक एरिया पर कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है वो उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है। अब अगर ये स्ट्रेस उसकी लेंथ को चेंज कर दे तो इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अगर उसके वॉल्यूम को चेंज करे तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं, और अगर शेप में चेंज ले आए तो उसको shear स्ट्रेस कहते हैं। इसी तरह जो स्ट्रेन है ये रिजल्ट होता है स्ट्रेस का, कि फोर्स अप्लाई करने के बाद मटेरियल के अंदर क्या चेंज आया है, उस चेंज को हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन इज द चेंज इन द लेंथ। अगर हम लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर कितनी चेंज आई है, डेल्टा एल एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। इनके फोर्स अप्लाई करने के बाद जो उसमें चेंजेस आएंगे उसको स्ट्रेन कहा जाता है। अगर लेंथ में चेंज है उसको टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस हो तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेन रिजल्ट आएगा, और अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वो वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रेन है, और इसी तरह अगर शेप में चेंज आता है तो उसको हम shear स्ट्रेन भी कहते हैं। यहाँ पर ये कुछ इमेजेस आपको दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं टॉर्जन एक ऐसी सूरत होती है जिसमें मटेरियल ट्विस्ट हो जाता है। इस तरह बेंडिंग के अंदर मटेरियल बेंड हो जाता है, यानी कि दोनों साइड से उसके ऊपर स्ट्रेस आ रही है तो ये थोड़ा सा बेंड हो गया। shear में आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी शेप चेंज हो रही है, कंप्रेशन में उसकी लेंथ कम हो रही है, और इसकी एक्सटेंशन में इसके ऊपर इस तरह टेंशन अप्लाई की जाती है कि इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ स्टेट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए उसकी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, कि आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितनी उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतनी ही उसमें स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होगी, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, और इस कांस्टेंट को हम मॉडुलस कहते हैं। ये मॉडुलस हर मटेरियल के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर हम इसको डिटेल से देखते हैं, नीचे के एनिमेशन में आप देख सकते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, आप देख सकते हैं जितनी स्ट्रेस अप्लाई हो रही है चेंज इन द लेंथ भी उतनी ही है, स्ट्रेन भी वैसे ही चेंज हो रही है। आया वो इसको कंप्रेस कर रहा हो या इसको स्ट्रेच कर रहा हो, दोनों सूरत में आप देख सकते हैं कि जो चेंज आती है वो चेंज डिपेंड कर रही है उसकी स्ट्रेस के ऊपर। जितना स्ट्रेस लगा है उतना इसके अंदर चेंज आएगा, बट इसके अंदर जो शर्त वो ये है कि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। कांस्टेंट को मॉडुलस कहा जाता है, तो ये असल में रेशो होती है किसके दरमियान, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशो है, बट अगेन वही बात कि उसकी इलास्टिक लिमिट मटेरियल की क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये जो मॉडुलस होता है ये स्पेसिफिकली एक किसी मटेरियल की जो इलास्टिक लिमिट के बारे में एक्सप्लेन करता है। हर मटेरियल का ये डिफरेंट होता है कि किस मटेरियल पर जब स्ट्रेस लगे तो उसके अंदर किस तरह की स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, तो हर मटेरियल का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। आगे ये जो मॉडुलस है तीन तरह के होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और shear मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या है, ये रेशियो होता है बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, यानी कि लेंथ में जो चेंजेस आ रही हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन उनमें जो रेशियो है उसको हम यंग मॉडुलस कहते हैं, वाइस इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास बल्क मॉडुलस आ जाता है। बल्क मॉडुलस एक 3D चेंज है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक चेंज है। तो अगर स्ट्रेस उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक चेंज लेके आ रही है तो उसके दरमियान जो रेशियो है वो उसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। इस तरह जो shear स्ट्रेस है ये shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन में जो रेशियो है उसको हम shear मॉडुलस कहते हैं, और इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहा जाता है। फर्दर हम मूव करते हैं, हमारे पास इलास्टिक लिमिट है। किसी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट से क्या मुराद है, एक वो लिमिट है जिसके अंदर रहते हुए फोर्स अप्लाई करें और जब फोर्स को रिमूव किया जाए वो मटेरियल वापस अपनी असली हालत में आ जाए, उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं किसी भी मटेरियल की। यानी कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, तो जब हम उस फोर्स को रिमूव करेंगे मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, और अगर हम उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो वो परमानेंटली डी शेप हो जाएगा। यहां पर एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो दिखाई गई है किसी डक्टाइल वायर की। एक वायर उसको मशीन के जरिए, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के जरिए टेस्टिंग मशीन में डाला गया है और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक जो स्ट्रेस अप्लाई की गई है, और उस स्ट्रेस के नतीजे में ये हमारे पास उसकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनती है। यहां पर हमारे पास ये जो पहला रीजन है O से लेकर A तक, ये वाला जो रीजन है इसको हम प्रोपोर्शनल रीजन भी कहते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस यहां पर हुक्स लॉ जो है वो वैलिड है, मतलब हम जितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उतना ही स्ट्रेन जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद ये जो A से B वाला रीजन है, ये वाला, इसको हम इलास्टिसिटी रीजन भी कहते हैं। यानी कि इस मटेरियल तक, यानी कि इस पॉइंट B तक भी अगर हम मटेरियल से फोर्स को या स्ट्रेस को हटा लेते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। यहां तक इस मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, मतलब फोर्स की रिमूवल के बाद मटेरियल में ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी होती है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए विदाउट लूजिंग इट्स प्रोपोर्शनैलिटी लाइन। जो इससे अगला रीजन है इसको हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं, ये वाला B से लेकर C तक। इस रीजन के अंदर अगर कोई मटेरियल इस रीजन में दाखिल हो जाए तो वो परमानेंटली डी शेप हो जाएगा। इस सूरत हाल में उस मटेरियल को हम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आएगा।
इसके बाद अगर फर्दर उस पर स्ट्रेस लगाएं तो ये पॉइंट सी उसका अल्टीमेट टेंसाइल कांस्टेंट, यहां तक जो उसकी मैक्सिमम विथस्टैंड करने की एबिलिटी है वो यहां तक आती है, इस पॉइंट तक, पॉइंट सी जो उसका वो लास्ट लिमिट होती है जिसके अंदर वो मैक्सिमम स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सकता है, ये उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके बाद अगर आप मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो मटेरियल टूट जाएगा। ये सी से लेकर डी तक का ये जो पॉइंट है, ये जो रीजन है, इसके अंदर मटेरियल जो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, फर्दर हम स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो मटेरियल टूट जाएगा, ब्रेक डाउन रीजन कहलाता है। अब इसकी बेस पर मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डक्टाइल और ब्रिटल। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल है जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाते हैं टूटने से पहले, यानी कि वो मटेरियल जो इस बी रीजन तक, बी रीजन से भी आगे तक जाएं, मतलब उसमें लचक पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है कि वो थोड़ा बहुत शेप को चेंज कर ले और जब फोर्स को हटाएं तो वापस अपने रीजन में आए कि इलास्टिक रीजन तक जा सकते हो और फिर डिफॉर्मेशन की तरफ जाएं। बट ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल है कि वो जैसे ही इलास्टिसिटी को क्रॉस करेंगे यहीं पर टूट जाएंगे, आगे मजीद डिफॉर्म नहीं होंगे, उनमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती, वो टूट जाएंगे। ऐसे मटेरियल्स को हम ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी है। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहलाती है, क्या कहती है? एनर्जी बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले आप ये समझें कि हर मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पर मौजूद होते हैं। हर एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पर मौजूद होते हैं। लेकिन जब सॉलिड मटेरियल बनता है तो एक मटेरियल में एक से ज्यादा एटम्स मौजूद होते हैं। जब ज्यादातर एटम्स को एक दूसरे के करीब लाया जाता है कोई मटेरियल बनाने के लिए तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की फोर्सेज जो है वो दूसरे के ऊपर असरअंदाज होती हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एटम के वो एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, मजीद डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि ये एक एनर्जी लेवल था, लेकिन ये जब दूसरे एटम्स की फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाता है और इन सब के मिलने से एक एनर्जी बैंड बनता है। और ये जो एनर्जी बैंड है ये डिस्क्रीट होता है, क्लोजली पैक्ड होता है और इन एनर्जी बैंड्स पर फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो तमाम एनर्जी लेवल जिन पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जिन पर ठहर सकते हैं, उन सबको परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स कहा जाता है। और ये सारी स्टेट्स जो है, ये सब एनर्जी लेवल्स ये मिलकर एनर्जी बैंड्स बनाते हैं। अब एनर्जी बैंड्स कितनी तरह के होते हैं और वो क्या कहलाते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉरबिडन एनर्जी बैंड। फॉरबिडन एनर्जी बैंड एक ऐसा बैंड है जिसको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। वो एनर्जी स्टेट जिनको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते वो एनर्जी स्टेट मिलकर फॉरबिडन बैंड बनाते हैं। उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये एम्प्टी होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड वो बैंड है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाई किया होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे अगर फर्ज करिए न्यूक्लियस है तो इसके दो शेल्स हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में हो उनको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। अब ये कंप्लीटली फुल भी हो सकता है और पार्शली फुल भी हो सकता है, लेकिन कभी भी खाली नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर मौजूद होता है। उसके बाद आ जाता है जी कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड वो बैंड है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाने में। तो कंडक्शन बैंड के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, और ये भी पार्शली फिल भी हो सकता है और एम्प्टी भी हो सकता है। अब वो तमाम मटेरियल जो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं जैसे मेटल्स हैं, उनके कंडक्शन बैंड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को कंडक्ट करवाते हैं। बट ऐसे मटेरियल जो जैसे इंसुलेटर्स हैं उनके कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, उनमें कंडक्शन बैंड ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो इंसुलेटर होते हैं, करंट को पास नहीं कर सकते। और सिर्फ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यही दो बैंड्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में। और दो एनर्जी बैंड आपस में बैंड गैप के जरिए जो है वो सेपरेटेड होते हैं और ये बैंड गैप असल में फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो ये एनर्जी गैप भी कहलाता है। तो ये थे हमारे एनर्जी बैंड्स। आगे हम मूव करते हैं
इन एनर्जी बैंड्स की वजह से ही ये जो थ्योरी थी, इसकी बेस पर हम मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसुलेटर की। तो आप देख सकते हैं कि इंसुलेटर के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एक अच्छा खासा बड़ा एनर्जी गैप है, एक बैंड गैप है, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते और इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करते। तो इनकी सबसे बड़ी वजह इन बैंड गैप की है और ये बैंड गैप सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसुलेटर कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ये जो बैंड गैप है ये बहुत कम होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप कर जाते हैं, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। बट अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो आप देख सकते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर हमारा वैलेंस और कंडक्शन बैंड वो आपस में ओवरलैप कर रहा है। ये देखें, दोनों जो बैंड्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर गए हैं, तो मतलब कि वैलेंस बैंड से इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और इजीली करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, करंट को पास करवा सकते हैं, इसलिए इनको कंडक्टर्स कहा जाता है, जो बहुत कन्वीनियंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में। अब सेमीकंडक्टर्स की भी आगे दो प्रॉपर्टीज हैं, दो टाइप्स हैं जिसको हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम सेमीकंडक्टर्स को अपने फायदे के लिए, उसकी एप्लीकेशंस को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं उसकी कंडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो बिल्कुल प्योर हो उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के हवाले से बहुत सेंसिटिव होते हैं। बट अगर हम सेमीकंडक्टर को डोप करवा दें किसी सूटेबल मटेरियल के साथ, डोपिंग मींस कि आप किसी ऐसे मटेरियल को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें जो उसको सपोर्ट करते हैं या उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो इस सूरत हाल को, इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो डोपिंग होती है उसकी रेशो 1 और 10⁶। ये आप देख सकते हैं कि अगर जो इंप्योरिटी है वो 10⁶, यानी कि 1 मिलियन के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड किया जाता है, बहुत कम मिकदार में हम उसके अंदर डोपिंग करवाते हैं और उसकी वजह से सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होते हैं। अब सेमीकंडक्टर आगे दो टाइप्स के, जिनको एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। अब एन टाइप और पी टाइप में क्या फर्क है? तो स्टूडेंट्स, अगर किसी सेमीकंडक्टर को पेंटावेलेंट मटेरियल के साथ, पेंटावेलेंट एलिमेंट के साथ डोप किया जाए तो उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पेंटावेलेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। वैलेंस शेल में 5 5th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ अगर हम डोप करवाएं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। कैसे? फर्ज करें ये हमारे पास पीबी बिस्मथ एक मटेरियल है। अब इसके पास ये 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। आप कह लें कि इसके वैलेंस शेल में पहले से 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 मजीद जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो 4 एटम इधर से इसको दस्तयाब होंगे। 5 इसके पास पहले से थे, 4 इसको और अवेलेबल हो गए, तो टोटल इसके पास कितने हो गए? 9। रिक्वायर्ड कितने हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा जो कंडक्शन के लिए या करंट की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस सूरत हाल में एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होंगे जिनमें जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह की जो डोपिंग है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर जो प्रोड्यूस करवाते हैं पेंटावेलेंट एटम्स के साथ। इस तरह पी टाइप के अंदर हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट के साथ उसको डोप करवाते हैं। ट्राइवेलेंट से क्या मतलब है? ट्राइवेलेंट का मतलब है वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास बी है, इसके पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अपने हैं, लेकिन जब ये 4 नेबरिंग सिलिकॉन के साथ बॉन्ड करेगा तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दस्तयाब होंगे। 3 इसके पास अपने थे, 4 इसको नेबरिंग से मिल गए, टोटल इसके पास हो गए 7। तो इसके बाद एक वैकेंसी बाकी रह जाएगी, क्योंकि ऑक्टेट रूल पूरा करना है, 8 पूरे करने हैं, तो एक वैकेंसी रह जाएगी। तो
इस तरह की जो डोपिंग है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो प्रोड्यूस करवाती है, और इसमें जो मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, पी पॉजिटिव चार्जेस कह सकते हैं, या वैकेंसीज जो है वो इसके मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो ये थे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंडक्टर्स हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि एक रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जो मटेरियल है इनकी रेजिस्टिविटी पाई जाती है, लेकिन जब इसके एक सर्टेन टेम्परेचर से बिलो फॉल करते हैं, एक खास टेम्परेचर पर जाते हैं, तो ये कंडक्टर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल है वो रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंसुलेटर है, करंट कंडक्ट नहीं करता, बट एक सर्टेन टेम्परेचर जैसे 0 केल्विन पर जाके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके वो कंडक्टर बन जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है, उसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। और वो टेम्परेचर जिस पर ये सुपर कंडक्टर बनते हैं उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो इस तरह का मटेरियल जो टेम्परेचर के लिहाज से कंडक्टर या इंसुलेटर बने उसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती कैसे है, किस तरह एलिमेंट्स में से जो करंट है वो पास करता है, या एटम के अंदर जो करंट है वो मूव करता है। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्रिस्टल है किसी भी एलिमेंट का, उसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका कोर एटम है, ये उसका कोर एटम है, सेंट्रल न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये उसके नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है जिससे उन्होंने घेरा हुआ है। अब लेट्स सपोज हम एनर्जी अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल को, एनर्जी समहाउ कोई एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और वो इसमें से रिलीव हो जाता है, इसकी स्पेस को छोड़कर इसमें से निकल जाता है। एज अ रिजल्ट यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी, ये रेड डॉट जो वैकेंसी को शो कर रहा है, और इस ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्रिएटिंग अ वैकेंसी। अब क्या होगा कि ये वैकेंसी अपने नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगी, और रिजल्ट के तौर पर ये जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा ये जंप कर जाएगा उसकी जगह पर। अब यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर गया तो वो तो फिल होगी वैकेंसी, लेकिन यहां पर वैकेंसी जो है वो जनरेट होगी। अब ये वाली वैकेंसी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, तो नेक्स्ट उसमें ऊपर वाली साइड पर चला जाएगा, नीचे वैकेंसी क्रिएट होगी, और इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। इस तरह से एक वैकेंसी ट्रेवल करेगी और साथ में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करेगा, और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह की मूवमेंट से जो करंट है वो मूव करता है। अब ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान होता है। अब इस प्रोसेस को इफेक्ट किया जा सकता है कैसे? विद अ बैटरी। अगर हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को जब हम अटैच कर देंगे किसी सर्किट के साथ, तो होगा क्या कि इसके सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो बैटरी जो है वो इस तरह 22 तरीके से उसके अंदर से करंट को फ्लो करवा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहां पर एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया और एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया, विच आर सिमिलर एक्चुअली। तो ये इनका बिहेवियर सिमिलर है। दैट मीन कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज, दैट इज द करंट। करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन है वो क्या है? उस मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिन को जो आइडिया है ये बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलिनॉइड के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने का, ये एम्पेयर्स ने, जिसने एम्पेयर लॉ भी डिस्कवर किया था, उसने इस आइडिया के बारे में बताया था। बट एट दैट टाइम ये आइडिया को इतना सपोर्टिव नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि तब तक एटम के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ तो तब लोगों को, बाकी साइंटिस्ट को समझ आने लगी कि ये बात वाकई ही सही है कि जो उसका ओरिजिन जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है एज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। और उसकी वजह भी समझ आई क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और उनकी मोशंस के बारे में जाना जा चुका था। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ तो यह भी पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दो तरह की मोशन पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन एक तो ऑर्बिटल मोशन करता है
और दूसरा अपने ही एक्सिस के स्पिन मोशन भी करता है। अब ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो इसको एक एटम साइज लूप के तौर पर काम करता है। ऐसे ही है जैसे आप छोटा सा एक कॉइल लेके उसके अंदर से करंट को पास करवाते हैं, तो ये भी एक छोटा सा कॉइल बन जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज इट इज ये पूरा एटम एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर काम कर रहा है। इस टाइनी मैग्नेट को हम डाइपोल भी कहते हैं। तो जो ओरिजिन है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की मोशन है, उसकी मोशन जो है वो स्पिन मोशन भी और ऑर्बिटल मोशन भी। तो यहां से इस बात को कंफर्म किया गया कि जो ओरिजिन है इसकी मोशन का वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की मोशन है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको चार कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करती है और उसका जो रिजल्ट है वो एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर आता है, जो एक छोटा सा कमजोर मैग्नेट वो बन जाता है। डायमैग्नेटिक ऐसे मटेरियल है जिसके अंदर उनका स्पिन और ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक है वो इस तरह से एडअप होता है कि उनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो बन जाता है और एज अ रिजल्ट उस मटेरियल के ऊपर किसी तरह के कोई भी मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल है जिसके अंदर एटम्स एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और पूरा मटेरियल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पर काम करता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पर काम करता है। और एक स्पेशल टाइप है मैग्नेट की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके अंदर हम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड में रखकर टेम्परेरी मैग्नेटाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक आयरन नेल को लेके उसके ऊपर तार को लपेट कर इस तार को हम बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं, तो ये जो आयरन नेल है ये मैग्नेट बन जाती है। इस तरह के मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो डिपेंड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर जो इनकी गिर्द सोलेनॉइड पर मूव कर रही होती है। तो ये चार कैटेगरीज है मैग्नेटिक मटेरियल्स की। अच्छा, अब हम बात करते हैं डोमेन थ्योरी की। डोमेन थ्योरी एक्चुअली एक्सप्लेन करती है कि असल में जब हम किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हो क्या रहा होता है, डोमेन थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली डोमेन है क्या। डोमेन असल में किसी एटम के अंदर ये टाइनी एरियाज होते हैं, छोटे छोटे एरियाज होते हैं जिसके अंदर इस एक छोटी सी डोमेन के अंदर तमाम एटम एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं और ये डोमेन जो है उसके अंदर 10⁻12 to 10⁻16 एटम्स पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे एरियाज इटसेल्फ एक ऐसी बाउंड्री बनाते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट तमाम एटम्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं और इन सबको एक सिंगल एरोस के साथ डिफाइन किया जाता है। अब जब हम इस अनमैग्नेटाइज मटेरियल को प्लेस कर देते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे ये आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो ये सारी की सारी डोमेन एक साइड की तरफ उसी साइड पर अलाइन हो जाती है और हम कह देते हैं कि ये पूरा मटेरियल एक्चुअली मैग्नेटाइज हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी डोमेन्स जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड के साथ अलाइन हो चुकी हुई है। तो ये डोमेन्स एक्चुअली एक्सप्लेन करती है कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन की स्टेट क्या है। अब इसी इन डोमेन्स के ऊपर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पाया जाता है कि आप अगर इस मटेरियल को हीट अप करते हैं, उसको किसी तरह का टेम्परेचर देते हैं, तो ये डोमेन दोबारा जो है वो डी अलाइनमेंट की तरफ चली जाती है, अपनी अलाइनमेंट को लूज कर देती है, अपनी ऑर्डरलीनेस को, और इस टेम्परेचर की वजह से। और जिस टेम्परेचर पर ये अपने मैग्नेटाइजेशन को लूज करती हैं उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिस पर एक मैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ को लूज कर देता है। अब डोमेन अलाइनमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक मटेरियल को सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर भी डिवाइड करते हैं। अब ये क्या होती हैं? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनकी डोमेन्स को अलाइन करना आसान हो, यानी कि उनको हम अगर किसी वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी प्लेस कर दें तो उसकी डोमेन जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाए और जैसे ही उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाया जाए तो डोमेन दोबारा रैंडमाइज हो जाए, यानी कि इजीली रैंडमाइज, इजी टू अलाइन एंड इजी टू रैंडमाइज, इजी टू मैग्नेटाइज एंड इजी टू डीमैग्नेटाइज। ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। इस तरह हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इसके ऑपोजिट है, इनकी जो डोमेन्स हैं उनको अलाइन करना बहुत मुश्किल होता है।
जैसे कि हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसको एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो उसके अंदर की सारी डोमेन्स को अलाइन कर सके। और एक बार इस तरह के जो मटेरियल्स अलाइन हो जाए तो वो फिर उसकी डोमेन्स अपनी मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करती हैं, वो जल्दी वापस डी अलाइन नहीं होती और एक लंबे अरसे तक मैग्नेटाइज रहते हैं। इस तरह के मटेरियल्स को हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टैरिसीस लूप की। हिस्टैरिसीस एक रोमन वर्ड है जो लैग करने को एक्सप्लेन करता है। अगर कोई एक चीज दूसरे से लैग करे तो उसको हम हिस्टैरिसीस कहते हैं। हिस्टैरिसीस लूप एक्सप्लेन करता है कि किस तरह एक मटेरियल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। तो हिस्टैरिसीस लूप के अंदर आप देखेंगे कि जो काज है, मैग्नेटिक करंट है, वो लैग करता है मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो किस तरह करता है आइए हम देखते हैं। यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, हम एक करंट अप्लाई करते हैं, हमारे पास अप्लाइड करंट और ये हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन है उसकी कर्व है। आप देखेंगे जैसे हमने उसको करंट अप्लाई किया एक सर्टेन लेवल पर जाकर ये जो मटेरियल है वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया। इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ये ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर एक मटेरियल मुकम्मल तौर पर मैग्नेटाइज हो चुका हुआ है। अब यहां से जब हम करंट को हटाएंगे, अब जैसे करंट यहां पर आएंगे इस पॉइंट पर आगे करंट तो जीरो हो चुका हुआ है इस पॉइंट पर। अब करंट जीरो है बट मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई, वो उसको रिटेन कर रही है। इस पॉइंट को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। अब इस पॉइंट के ऊपर करंट जीरो है बट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अभी जीरो नहीं हुआ। तो इस मैग्नेटाइजेशन को डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें दूसरी तरफ एक साइकिल लेके जाना पड़ता है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइकिल। तो इस पॉइंट पर आके अब मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गई हुई है बट करंट चूंकि नेगेटिव साइकिल में अपनी पीक पर पहुंच चुका हुआ है तो इसको कोरिसिविटी पॉइंट कहते हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो है बट करंट जीरो नहीं है। अब इसी तरह इस सीरीज को हम उल्टी डायरेक्शन में भी चलाते हैं कि जब नेगेटिव साइकिल आता है करंट का तो जिस तरह नेगेटिव साइकिल पीक पे पहुंचता है ये सैचुरेशन पॉइंट बनता है नेगेटिव साइड पर और यहां पे जो मटेरियल वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज है। और अगेन जब अब ये करंट ड्रॉप होगा तो करंट तो जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पर बट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए हम मजीद करंट को ड्रॉप करते हैं इस पॉइंट तक और ये जो बाकी पॉइंट्स रह गए इनको मिला दें तो हमारे पास एक लूप बनती है। इस पूरे लूप को हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि करंट खत्म जीरो होने के बावजूद मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया हुआ बट करंट जीरो नहीं हुआ। तो अब देखिए कि ये एक दूसरे को लैग कर रहे हैं, इस वजह से इसको हिस्टैरिसीस कहते हैं। हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है ये सारा ये बताता है किसी मटेरियल के बारे में कि किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए कितना करंट चाहिए और उसको डीमैग्नेटाइज होने में कितना टाइम लगेगा। तो जितना ये एरिया कम होगा उतना मटेरियल जो है वो सॉफ्ट मटेरियल होगा, उसको मैग्नेटाइज करवाने के लिए करंट भी कितना कम चाहिए वो उतनी जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। लार्ज एरिया इंडिकेट करेगा कि एक हार्ड मटेरियल है जिसको डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज के लिए ज्यादा अमाउंट करंट की चाहिए होती है। स्टूडेंट्स यहां तक थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब हम स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि सॉलिड के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पैरामीटर जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी यूनिट सेल। यूनिट सेल के एक स्मॉल वॉल्यूम है जो डिस्क्राइब करता है किसी एक लैटिस को, उस स्मॉल पॉइंट को हम यूनिट सेल कहते हैं, जिसको रिपीट करने से हम एक नया क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप पूरा लैटिस दे सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप गौर से देखें तो ये एक यूनिट सेल है जिसको बार बार रिपीट करके लैटिस बनाया गया। तो यूनिट सेल बेसिकली एक स्मॉल वॉल्यूम होता है जिसको रिपीट करने से पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है लैटिस। लैटिस क्या पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल, कि क्रिस्टल के अंदर जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है। आप फर्ज करिए एक क्रिस्टल है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एटम्स जो एक पीरियोडिक अरेंजमेंट के साथ अरेंज्ड है, इनको लैटिस कहा जाता है। और जिन पॉइंट्स पर ये एटम्स आपको इंडिकेट हो रहे हैं इन पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। और एक यूनिट सेल के अंदर ये जो एंगल्स होते हैं आप देख सकते हैं अल्फा बीटा गैमा, ये इंटरफेशियल एंगल्स कहलाते हैं। ये एक पूरी साइड जो इसका फेस कहलाती है और इन फेसेस के दरमियान जो एंगल है उसको इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। ये तीन तरह के एंगल है, अल्फा बीटा और गैमा। अल्फा जो एंगल है वो बी और सी साइड के दरमियान है, गैमा ए और बी के दरमियान, और बीटा जो है वो ए और सी के दरमियान है। इन एंगल्स की बेस पर ही
हम इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो है इनको डिफरेंशिएट करते हैं, आगे डिटेल में हम देखते हैं कि किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद है जी लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर जो है ये एक डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, कि ये यूनिट सेल की जो एक साइड है इसको हम लैटिस पैरामीटर कहते हैं। ये कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द लैटिस, ये कांस्टेंट होता है, इसको लैटिस पैरामीटर कहते हैं। लास्ट में जो क्रिस्टल लैटिस एक इनफाइनाइट शेप होती है जो यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से जिसको बनाया जा सकता है। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमें क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को समझने में मदद देंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। ब्रेवोस जो लैटिस सिस्टम है उसके साथ उसके अंदर जो बेसिकली 14 लैटिसेस जो थे वो पाए जाते हैं, जो एक क्रिस्टल लैटिस की तमाम जो शेप्स हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। बट मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो ये 7 क्रिस्टल्स है जो हर जगह आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इनमें जो पहला है वो क्यूबिक लैटिस है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं तीनों साइडें ए और बी और सी बराबर होती हैं और तीनों एंगल जो है वो 90 होते हैं। इस तरह टेट्रागोनल, उसमें 2 साइडें बराबर होती हैं, बस तीसरी साइड बराबर नहीं होती, तीनों एंगल्स 90। मोनोक्लिनिक, तीनों साइडें ही बराबर नहीं है, 2 एंगल तो 90 है बट तीसरा एंगल 90, ये वाला एंगल 90 नहीं है। इस तरह चौथा हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर ना तीनों साइड बराबर होती हैं बट तीनों एंगल्स क्या होती हैं वो 90 डिग्री के हैं। उसके बाद हमारे पास ट्राइक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक के अंदर तीनों साइड बराबर है बट तीनों एंगल 90 नहीं है। हेक्सागोनल में हमारे पास 2 साइड बराबर है बट तीसरी साइड बराबर नहीं है, एंगल 2 90 के हैं, एक 120 का है। और जो 7th हमारे पास है जी ट्राइगोनल के अंदर हमारे पास तीनों साइड बराबर है बट तीनों एंगल 90 के नहीं है। ये 7 क्रिस्टल्स है, इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है, जिसकी बेस पर ऑलमोस्ट सभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। अब यहां पर हम इनमें से जो क्यूब है, इस क्यूब के जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में, वो एक्चुअली इस क्यूब की जो 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक, उनसे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम उनको डिस्कस करते हैं, उन तीनों को। यहां पर आप ये देख सकते हैं 3 हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। इसको हम सिंपल क्यूब कहते हैं। सिंपल क्यूब में आप देख सकते हैं कि सिंपल क्यूब के चारों कॉर्नर्स पर जो वो एटम्स जो है वो अरेंज्ड हैं। 8 कोने बनते हैं और 8 कोनों पर एक एक एटम जो है वो अरेंज होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में आप देख सकते हैं कि जो आइडेंटिकल कंपोनेंट एक सेंटर में पाया जाता है, क्यूब की तरह का ही स्ट्रक्चर है बट इसके सेंटर में एक आइडेंटिकल कंपोनेंट, एक एटम जो है वो एज इट इज प्रेजेंट होता है। इसको हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। यहां पर आप उसका कटिंग सेक्शन भी देख सकते हैं। ये कटिंग सेक्शन हमें ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो कॉर्नर वाला इसका एटम है, ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये एक्चुअली चारों साइड पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये अपने से ऊपर लेफ्ट राइट वाले एटम्स के साथ भी अपने एटम्स को शेयर कर रहा है। तो क्यूबिक में जो 8 एटम्स हैं उसके चारों 8 कॉर्नर पर मौजूद होते हैं। बॉडी सेंटर के अंदर एक एटम जो है सेंटर पे प्रेजेंट होता है। और फेस सेंटर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके हर फेस के सेंटर पर एक कंपोनेंट मौजूद है, हर फेस के सेंटर पर। इसको हम फेस सेंटर्ड कंपोनेंट, फेस सेंटर्ड जो स्ट्रक्चर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके हर फेस के सेंटर में जो एक एटम पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसको फेस सेंटर्ड कहा जाता है। इसके भी 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम मौजूद है, इसके हर फेस पर भी एक एक एटम मौजूद है। और इसके जो फेस वाले एटम्स हैं वो इस लैटिस के साथ आधे आधे शेयर होते हैं। आधा एटम इस लैटिस के साथ और आधा एटम जो है वो नेक्स्ट लैटिस के साथ। ओके जी, नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास मिलर इंडिसेस। जिस तरह हम एटम्स की कैलकुलेशंस करते हैं, इस तरह एक लैटिस के अंदर प्लेन्स भी बनते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए यहां पर ये एक पूरी साइड जो है उसको हम एक प्लेन कहते हैं। ये प्लेन्स नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह एटम्स को एक लैटिस के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है, इस तरह इन प्लेन्स को भी एक एटम के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। और इस प्लेन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मिलर इंडिसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिनको HKLB कहा जाता है। ये 3 नंबर्स हैं जो उसकी एक्स वाई जी एक्सिस की डायरेक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्लेन की बात करें, इसको अब सेंटर मान ले, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास जी एक्सिस। तो इसके इस डायरेक्शन में
पॉइंट पर इस प्लेन का पहला कॉर्नर है तो दैट इज 1, और फिर इसी तरह इसके ऊपर वाली साइड पर एक कॉर्नर मौजूद है दैट इज 1, और अब चूंकि इसके इस साइड पर कोई कॉर्नर मौजूद नहीं है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तो वो 0 है। इस तरह जिस जिस डायरेक्शन में लैटिस होगा, जैसे इस लैटिस की अगर हम बात करें तो इसको हम अपने कोऑर्डिनेट्स अगर मान ले तो यहां पर चूंकि सेंटर से एक्स एक्सिस की तरफ भी एक पॉइंट मौजूद है, वाई एक्सिस की तरफ भी मौजूद है और जी एक्सिस की तरफ भी मौजूद है, तो इसलिए इसका जो एचकेएल मिलर इंडिसेस है वो 1 1 बनेंगे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक लैटिस के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर जो प्लेन्स हैं उनको लोकेट करने के लिए हम मिलर इंडिसेस का इस्तेमाल करते हैं एचकेएल के फॉर्म में। ये 3 नंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं किसी प्लेन को कि एक प्लेन उस यूनिट के अंदर कहां पर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शंस है। पैकिंग फ्रैक्शन असल में ये एक्सप्लेन करती हैं कि किसी एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, उसकी डेंसिटी कितनी है, किसी एक यूनिट सेल के अंदर उसके अंदर कितने एटम्स जो मौजूद हैं, कितनी स्पेस एम्प्टी है और कितने परसेंट वो डेंस है। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास अभी यहां पर एक सिंपल क्यूब है, आप देख सकते हैं कि सिंपल क्यूब के 8 कॉर्नर पर एक एक एटम मौजूद है, बट ये पूरा एटम इसके साथ मौजूद नहीं होता। अब इस एक कोने वाले एटम को 8 एटम जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, लेफ्ट राइट और फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड, इस तरह इसके हिस्से बन जाते हैं और ये चारों तरफ से एक एटम जो है वो शेयर होता है। अब इसकी पैकिंग की बात करें तो इस साइड को आप देखें, यहां इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन 2 एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है, 2 एटम के जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान डिस्टेंस है। ये हमारे पास एक एटम है, ये दूसरा एटम है और इस डिस्टेंस को ऐसे लिया गया, तो ये पहला आर बन जाता है एक एटम का रेडियस और ये दूसरे एटम का रेडियस, तो एक साइड जो लैटिस की है वो 2r बनती है। तो इस एक साइड को 2r कहा गया है। 2r ये वाली साइड है, 2r ये वाली साइड है, 2r ये वाली साइड है। तो ये 2r पूरी साइड बनती है और हाफ की बात करें तो हाफ हो जाएगी, तो इसलिए 1/2 2r प्लस 1/2 2r, तो 2r यानी कि एक पूरी साइड जो हमारे पास क्या बन जाती है 2r, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक हमारे पास 2r बन जाएगा। अब इसी के बेस पे हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं सिंपल क्यूबिक की। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका एक कॉर्नर वाला जो एटम है वो चारों तरफ से शेयर हो रहा है 8 एटम्स के साथ। एक कॉर्नर में 8 एटम्स होते हैं, 4 4 और ऊपर नीचे चारों तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसका 8वां हिस्सा एक एटम के पास बचता है। दैट इज वाई यहां पर हम क्या लिखेंगे कि 1/8 एक पोर्शन का, और यहां पर टोटल पोर्शन कितने हैं 8, तो पूरे यूनिट के अंदर कितने एटम हैं 1, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक एटम मौजूद है। तो इसके वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा 1, और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमारे पास 8r, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 52% इसकी जो है वो डेंसिटी आ जाएगी, यानी कि एक सिंपल क्यूब जो है वो 52% जो है वो डेंस होता है, बाकी इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड है, बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन है, बस इसमें फर्क क्या आएगा कि इसके सेंटर के अंदर एक एटम मौजूद है। जिस तरह बाकी चीजें मौजूद थी इसके सेंटर में एक एटम मौजूद है। अब सिंपल क्यूब के अंदर एक एटम था और एक पूरे का पूरा कंप्लीट एटम इसके अंदर और आ गया, तो इसके अंदर टोटल एटम कितने हो गए 2, टोटल एटम्स इसके अंदर कितने हैं 2, और बाकी साइडों वाली कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा क्योंकि सेंटर में एक एटम मौजूद आ गया, तो 2r ये वाला और 2r ये वाला, यानी कि डायगोनल के अंदर इसके 2r कंप्लीट मौजूद है। तो इनको अगर हम कैलकुलेट करें तीनों लाइनों को तो हमारे पास इसका लेटेस्ट पैरामीटर आ जाएगा 4/3√r आ जाएगा, और टोटल एटम इसके कितने आ जाएंगे 2 एटम्स, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकलती है वो 68% है। तो बॉडी सेंटर की जो डेंसिटी है वो 68% होती है। नेक्स्ट हमारे पास FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि इसके सारे फेसेस के ऊपर इसके 6 फेसेस बनते हैं, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड। इन 6 के 6 फेसेस के ऊपर आधा आधा एटम पाया जाता है, तो 6 फेसेस पे आधा एटम, तो 3 एटम्स उसके बन जाएंगे, और उसके बाद चूंकि इसके बाकी कॉर्नर वाला भी एक एटम है तो टोटल इसके अंदर एटम होंगे 4, और
इसकी कैलकुलेशन भी हर साइड से 2r होगी, तो इसकी जो पैरामीटर लैटिस पैरामीटर निकलेगा 2√2r बनेगा। और इसकी बेस पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन निकलती है वो 74% इसकी डेंसिटी आती है। तो सबसे ज्यादा डेंस फेस सेंटर्ड जो क्यूबिक लैटिस है वो होता है। तो ये तीनों जो हमारे पास लैटिसेस है एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एटलीस्ट जो सॉलिड स्टेट का पार्ट होता है पेपर के अंदर, तो इनकी कैलकुलेशन, पैकिंग फ्रैक्शन और बिलर लैटिसेस के वाले से एक आधा क्वेश्चन लाजमी होता है। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। होपफुली कि आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे डिस्कशन ग्रुप में उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर तरह की वीडियो जो है वो फौरी मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।